गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस समय हमारे 14th प्रेसिडेंट हैं हमारे रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के इस समय प्रेसिडेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब देखो, शुरुआत में हम सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो हमारा आर्टिकल शुरू होता है ना, जो यूनियन शुरू होती है, यूनियन पार्ट नंबर 5 में यूनियन शुरू होता है, पार्ट 5 से यूनियन स्टार्ट हो जाता है। ठीक, पार्ट 5 में भी कहाँ से, 52 से स्टार्ट होता है ये। ठीक, 52 से 101 तक हमारा यूनियन चलता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, आगे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आता है प्रेसिडेंट। कभी कभी क्या आता है कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन है यूनियन के अंदर, तो प्रेसिडेंट है, उसके बाद आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। फिर कौन आएगा? प्राइम मिनिस्टर आएगा। कौन है अब? प्राइम मिनिस्टर। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और लास्ट वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, हम सब लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भैया ये देखा जाता है हमेशा यूनियन एग्जीक्यूटिव में कि 5 हमारे एग्जीक्यूटिव माने गए हैं। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक, तो कभी कभी क्या आता है, ऑड वन आउट आ जाता है, या हमसे अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर भारत का कौन है, सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर कौन है भारत का। तो हमें कभी कभी ऑप्शन होते हैं उसमें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज या कोई, तो आंसर उसका हमेशा क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वो भारत का क्या है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है। तो ये हमारा किस आर्टिकल में आता है, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा आता है आर्टिकल नंबर 76। अटॉर्नी जनरल हमारा आता है आर्टिकल नंबर 76 के अंदर। ये हमें यहीं से याद रखो। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, अब हम आज से पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि वो हेड ऑफ द स्टेट है। और क्वेश्चन आए अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो पीएम है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। और क्या है वो? फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का। प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड एक्ट्स एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे प्रेसिडेंट को लेके कि हेड ऑफ द स्टेट है और फर्स्ट सिटीजन है कंट्री का। यहाँ तक तो हम लोग पता है। अब देखो भैया, शुरू होते हैं आर्टिकल से, चलेंगे। पार्ट नंबर 5 है यूनियन, चैप्टर नंबर 1 द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होता है। और 52 बहुत ही सिंपल लाइन कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये कौन बोलता है? आर्टिकल नंबर 52। ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्साइड बाय हिम, या तो वो एक्साइज करेगा आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 53 क्या बोलता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 52 53 हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही घुमाऊ क्वेश्चन, आर्टिकल नंबर 54 की प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। प्रेसिडेंट का पहली बात तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग तो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, तो डायरेक्ट नहीं, वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। पहली बात, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन कौन करता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। साफ बोल दिया कि कौन कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, मतलब क्या कि नॉमिनेटेड नहीं है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक, नेक्स्ट आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। सभी राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबलीज पार्टिसिपेट करेंगी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? नेशनल स्टेट्स ऑल्सो इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो भैया दिल्ली और पौंडीचेरी के भी जो भी हमारे असेंबली के विधायक हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन नहीं करेगा?
कौन नहीं करेगा? तो भैया देखो, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं ना, आप लोकसभा में कितने मेंबर नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट? 2। राज्यसभा में कितने करता है? 12। तो नॉमिनेटेड मेंबर नॉट अलाउड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है ना भारत के 7 राज्यों में, तो वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट अलाउड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो 52 कंप्लीट प्रेसिडेंट होना चाहिए। 53 आपका क्या हो गया? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। 54 क्या हो गया? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल नंबर 54 किससे डील करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है इसमें? नॉमिनेटेड मेंबर भैया पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब देखो इसकी टर्म क्या है ऑफिस की प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट कितने साल के लिए रहता है भैया? 5 साल के लिए रहता है। फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक। अब प्रेसिडेंट की टर्म ऑफ ऑफिस तो हो गया, और ये बताया गया प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर इज एन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। अपना प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, और अपना ऑफिस छोड़ देगा। या प्रेसिडेंट का क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है। इम्पीचमेंट होता है अंडर आर्टिकल नंबर 61, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट का क्या होता है? इम्पीचमेंट होता है, या तो उसे निकाला जाएगा, और किस बेसिस पे निकाला जाता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है कि वायलेशन का मतलब क्या होता है। बस ये डिफाइन है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, लेकिन ये कहीं डिफाइन नहीं है कि भैया क्या है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, समझ में आ गया। और द प्रेसिडेंट नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, जब तक कि उसका सक्सेसर ऑफिस में नहीं आ जाता, ठीक है। और कोई भी रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए, ये वाला क्लॉज, अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजन टू क्लॉज 1 shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people। तो भैया अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देगा, लेकिन लोकसभा के स्पीकर को भी इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। इसको एज इट इज याद रखना, बहुत ही ज्यादा घूमे फिरे क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। आर्टिकल नंबर 57, प्रेसिडेंट एलिजिबल है भैया री इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट कितनी भी बार री इलेक्ट हो सकता है, और अपने कौन हुए हैं ऐसे प्रेसिडेंट री इलेक्ट? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इसको याद रखना है, पर्सन हु होल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। तो इलेक्शन के लिए एलिजिबल, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है ये कौन? प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन क्या होती है? हम सबको याद ही होता है भैया कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसको ध्यान रखो कि भैया प्रेसिडेंट बनने के लिए एज 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, और वो क्वालिफाइड हो फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, ये उन्होंने बता रखा है। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे प्रेसिडेंट, ठीक है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। आर्टिकल 60 में भैया ओथ, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? बहुत बड़ी बात है। Every president and every person acting as president or discharging the function of the president shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of Chief Justice of India। तो भारत के राष्ट्रपति को कसम कौन दिलाता है, या ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो नहीं है तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो भैया क्वेश्चन आ जाता है कि क्या प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ दिलाता है, तो हम लोगों को याद रहता है हाँ यार वही था, शायद सुप्रीम कोर्ट का जज था, लेकिन ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। अगर वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ दिलाएगा, ये हमको याद रखना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब आया 61, दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे किया गया? तो सबसे पहला पॉइंट बता चुका हूं, क्यों होता है? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने से। अब ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है? तो भैया ऐसा होता है ना कि मान लो ये किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, इसको हटाने का प्रोसेस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सपोज दैट लोकसभा में ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया, 1/4 मेंबर ने उसे साइन कर दिया,
और 1/4 मेंबर उसे साइन करने के बाद 14 डेज का नोटिस प्रेसिडेंट को दे दिया जाता है, और ये साइन करने के बाद ये स्पीकर को सबमिट कर देंगे। अब क्या होगा, उसी हाउस से 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हो गया तो वो दूसरे हाउस में जाएगा। अब वो मान लो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में जाने के बाद फिर वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया, तो यहां पे प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड। तो पहले 1/4 से ओरिजिनेट हुआ, मान लो लोकसभा फॉर एग्जांपल, लोकसभा में 1/4 लोगों ने साइन किया और स्पीकर को दे दिया, और 14 डेज का नोटिस हमने प्रेसिडेंट को दे दिया। फिर उसके बाद क्या होगा कि 2/3 मेजोरिटी से उसी हाउस में पास हो गया तो वो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा फ्रॉम हिज पोस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ठीक है, तो आर्टिकल 61 समझ में आया कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का तरीका क्या है। तो 52 कंप्लीट, 53 कंप्लीट, 54 कंप्लीट। ठीक है, 57 आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, री इलेक्शन। 58 याद रखना है आपको। ठीक है, और 61 और 60 में ओथ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कुछ जो हमें याद रखने हैं। ठीक, तो इम्पीचमेंट क्लियर हुआ पूरा। अब देखो, प्रेसिडेंट को हटाने के समय, प्रेसिडेंट को जब हटा रहे हैं तो एक ही बात अपने जहन में उतार लो कि कंप्लीट पार्लियामेंट ही हटाती है, स्टेट्स का कोई मतलब नहीं होता। कंप्लीट पार्लियामेंट का मतलब क्या है कि उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी मिलके हटाते हैं। इलेक्शन में तो नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जब हटाने की बात आती है ना तो नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो पूरी पार्लियामेंट मिलके इसको प्रेसिडेंट को हटाती है, उसमें हमारे नॉमिनेटेड मेंबर भी शामिल हैं। हटाने में स्टेट का कोई भी रोल नहीं है, लाने में स्टेट का रोल है। इसको एज इट इज याद करना है। देखो, यही हमने इसको एक डायग्रामेटिकली भी देखा है कि लोकसभा ने मान लो इनिशिएट किया इम्पीचमेंट चार्ज। ठीक है, तो लोकसभा ने इनिशिएट किया तो 1/4 मेजोरिटी से साइन किया होगा, और किसे दे दिया, स्पीकर को, और प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट स्पीकर को दे दिया, और प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दे दिया। लोकसभा आफ्टर साइनिंग दी चार्जेस, अब लोकसभा ने मान लो 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया यहाँ पे, तो वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा ने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, तो भैया क्या हो जाएगा कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। तो 1/4, 2/3, 2/3। ठीक, समझ में आया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म को, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया कि अगर प्रेसिडेंट को हमने हटा दिया है तो भैया अब क्या करोगे, कब कहां से लाओगे, कितने दिन में लाओगे। तो भैया उसकी टाइम लिमिट है, 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का री इलेक्शन हो जाना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, चाहे वो डेथ से हुआ हो, चाहे रेजिग्नेशन से हुआ, चाहे रिमूवल से हुआ हो, या तो एज सून एज पॉसिबल एंड इन नो केस लेटर देन 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए from the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy is subject to the provision of article 56। article 56 हमारा क्या बोलता है, of the constitution of India। article 56 आपका बोलता है, आप देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसी के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होंगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में हमने 52 से लेके 62 तक के सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं। Do like, share and subscribe my channel, and thank you very much.